एंड दिस इज़ यूनिवर्सल कक्षा एंड दिस इज़ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ओके, एंड इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम हमारे आगे के लिए हमारा बेस बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन को हम रॉक सिस्टम जो होता है, रॉक सिस्टम जो कि वॉल्केनो से निकलने वाले लावा से जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर अ गैसीज लेयर दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। और वो गैसेस लेयर जहाँ पे हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलती हैं, ठीक है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें वाटर मिलता है, ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं जहाँ हमें पानी मिलेगा, ठीक है, हमारी अर्थ पे जहाँ भी पानी एग्जिस्ट करता है उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। उस पोर्शन को हम हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। और बायोस्फेयर क्या होता है? द बायोस्फेयर होता है द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। मतलब जहाँ ये तीनों चीज़ें हम एक साथ हमें मिलती हैं उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर को हम यूँ भी कह सकते हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब इन शॉर्ट हम यूँ कह सकते हैं जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर तीनों लेयर्स, मतलब तीनों स्फेयर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे बायोस्फेयर होता है। जहाँ पे बायोस्फेयर होता है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमें अर्थ पे रहने के लिए क्या चाहिए? हमें एक रॉक सिस्टम चाहिए जहाँ पे हम रहेंगे, ठीक है। हम अर्थ की क्रस्ट पे रहते हैं तो हमें एक रॉक सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एटमॉस्फेयर चाहिए बिकॉज हम ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते। फिर हमें हाइड्रोस्फेयर चाहिए। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी हमारी नीड है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी नीड्स हैं। तो इसलिए क्या है कि ये तीनों चीज़ें जहाँ एग्जिस्ट करेंगी वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करेंगी और उसे बायोस्फेयर कहते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक है लिथोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर इसे हम यूँ कह सकते हैं कि हम डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। और वैसे जैसे कि मैंने कहा था कि जो लिथोस्फेयर होता है वो रॉक सिस्टम से बना होता है। रॉक सिस्टम कौन सा? जो अर्थ की क्रस्ट होती है उससे। ओके, उसी को हम लिथोस्फेयर पार्ट कहते हैं। फिर जो लिथोस्फेयर होता है इसकी दो मेन डिविजन्स हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, फर्स्ट द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। मतलब दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो हमें पता है कि अर्थ पे दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक लैंड मास, दूसरा वाटर बॉडीज। जो लार्ज लैंड मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती है उसे हम क्या क्या कहते हैं? ओशियन बेसिन्स कहते हैं। ओके, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंटेन एवरेस्ट है। इट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ओके, ये पॉइंट्स नोटेड है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है द ग्रेटेस्ट डेप्थ 11,022 मीटर्स, ठीक है। ये मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट डेप्थ कहाँ है, मतलब हमारी जो अर्थ है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक तो हमें पता है माउंटेन एवरेस्ट है। बट अगर हम ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करते हैं तो वो कहाँ है? मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। ओके, तो अर्थ पे जो ह्यूज लैंड मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ओके, हमारी अर्थ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज वाटर बॉडीज जिसे हम ओशन बेसिन्स कहते हैं, राइट। फिर है दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, हम इसमें भी देख सकते हैं जैसे कि ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज अवर एशिया, ठीक है। एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अंटार्कटिका। तो 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, अब हम इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाइक एशिया, ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे बड़ा जो अगर हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो सबसे पहले आता है एशिया। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसका 1/3 एरिया, मतलब कह सकते हैं इतना एरिया कौन लेता है? एशिया। ओके, इसका 1/3 एरिया जो है एशिया में है। एंड द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो एशिया जो कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। ऐसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये है ईस्टर्न, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है एशिया। ओके,
और इसमें ये भी पॉइंट्स हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। हमें पता होना चाहिए कि हम एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, कहाँ से पास होती है, यहाँ से इंडिया से पास होके चलती है। तो इंडिया भी तो एशिया का ही पार्ट है ना, ठीक है। तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होके चलती है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। जो एशिया है वो यूरोप से सेपरेट है, किससे, यूराल माउंटेन से, ठीक है। ये पॉइंट भी नोटेड करने वाला है कि मतलब कि याद रखना चाहिए कि एशिया यूरोप से सेपरेट है फ्रॉम यूराल माउंटेन्स। द नेक्स्ट पॉइंट है द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, ठीक है। आगे आने वाली जो हमारे चैप्टर्स होंगे 9th 10th में, उसे हमें मतलब कि ये कंसेप्ट हमें होना चाहिए कि यूरोप और एशिया को हम पॉइंट करके क्या कहेंगे, यूरेशिया। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, एंड द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। दैट मीन्स कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, it is only the continent through which the tropic of cancer and the equator and tropic of capricorn passes। मतलब ये ऐसा एक ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों जो हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं वो वहाँ से पास होती हैं। ओके, और अफ्रीका के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि हमें पता है सहारा डेजर्ट, ओके, सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट में आता है वो भी अफ्रीका में ही एग्जिस्ट करता है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका से ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। मतलब इसमें अगर हम मेन पॉइंट अगर सम अप करें तो ये है कि जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करते हैं, ठीक है। और सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट में आता है वो भी अफ्रीका में ही है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल रिवर, ओके, वो भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है, वहीं से फ्लो होती है। ओके, देन हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फर्स्ट कौन सा है, एशिया, सेकंड अफ्रीका एंड थर्ड नॉर्थ अमेरिका। तो इट इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थुमस ऑफ पनामा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज साउथ अमेरिका। और ये लैंड का एक वो है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ठीक है। जैसे इंडिया में है, ये हमारा इंडिया है और ये श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ भी है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ठीक है, पार्क स्ट्रेट, वो उससे जुड़ी है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है और यहाँ पे एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा है, तो उसे नाम क्या है उसका, इस्थुमस ऑफ पनामा। ओके, एंड द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो कम्प्लीटली नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। देन हमारा फोर्थ कॉन्टिनेंट्स आता है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में क्या है, साउथ अमेरिका इज लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका साउथर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। एंड साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर, ठीक है। अमेजन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। एंड द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब कि वो भी यहीं पे एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ टू साउथ उसकी लेंथ जो है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। देन उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स आते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ओशंस एंड सीज। मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि ये साउथर्न हेमिस्फेयर में है और ये चारों ओर से सराउंडेड है किससे, ओशंस और सीज से। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इसलिए से आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद है यूरोप, ठीक है। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से बहुत छोटा है। और हमें पता है कि यूरोप जो है, ठीक है, वो एशिया से अलग है, कहाँ से, यूराल माउंटेन से। ओके, उसके बाद है द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। यूरोप से जो आर्कटिक सर्कल है वो पास होता है। मतलब दैट मीन्स कि ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में और नॉर्थ पोल के बहुत ही करीब है। बिकॉज हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है, जियोइड शेप की है। और हमें पता था जो आर्कटिक सर्कल है वो यहाँ पे, ये हमारी इक्वेटर है। देन यहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो पास होता है। देन यहाँ से
हमारा आर्कटिक सर्कल है। ओके, वैसे ही नीचे भी था। तो यहाँ जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें नोटेड करने वाला है कि हाँ ठीक है कि हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो इससे पास होता है, एंड इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स, और 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है यूरोप। ओके, देन हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सेवन्थ लास्ट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका कम्प्लीटली लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड ये ह्यूज कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। हम कह सकते हैं जो साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल की साइड अगर हम देखें तो क्या है, आर्कटिक सर्कल जो है वो पास होता है यूरोप से। ठीक है, जो अंटार्कटिका है उसके जो सेंटर से क्या पास होता है, ठीक है, साउथ पोल हम कह सकते हैं, साउथ पोल ऑलमोस्ट उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट। और यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और अगर ये इतने पोलर रीजन में है तो वहाँ पे फ्रिजिड जोन है और वहाँ पे बहुत ठंडा होगा, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स तो होंगे नहीं, वहाँ कौन रहेगा इतनी ठंड में। ठीक है, और वहाँ पे हमें पता है कि 6 मंथ्स वहाँ पे डे एंड 6 मंथ नाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो जो भी कंट्रीज़ होते हैं उनकी अपने अपने रिसर्च स्टेशन होते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन स्टेबलाइज करते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं। ठीक है, इंडिया के भी कुछ रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, जैसे कि मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। तो फर्स्ट है मैत्री एंड दूसरा दक्षिण गंगोत्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिथोस्फेयर का पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, लिथोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा? लिथोस्फेयर में हमने पढ़ा कि जो ह्यूज लैंड मास होता है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो ह्यूज बेसिन्स होते हैं, ठीक है, वाटर के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओशियन बेसिन्स कहते हैं, राइट। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है इसमें वो है हाइड्रोस्फेयर। अब हम हाइड्रोस्फेयर को पढ़ेंगे कि हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। ओके, हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है, एज अ रनिंग वाटर इन ओशन, रिवर्स, इन लेक्स एंड आइस इन ग्लेशियर्स। मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर्स फॉर्म में भी हो सकता है, रिवर फॉर्म में भी हो सकता है, ओशियंस में भी हो सकता है। ठीक है, और वो अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है, वाटर वेपर फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी उसकी फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर, तो उसको सबको जोड़ के क्या बनता है? हाइड्रोस्फेयर बनता है, राइट। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% ऑफ लैंड। तो हम कह सकते हैं हमारी अर्थ का 71% जो पार्ट है वो वाटर से कवर है। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर से कवर है। और अगर हम बात करें स्पेस से, जो हमारा अर्थ होता है एकदम ब्लू दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन अ ओशियन। ठीक है, 97% ऑफ अर्थ वाटर, मतलब कि हमारा अर्थ का जो वाटर है वो 97% से भी ज़्यादा कहाँ एग्जिस्ट करता है? ओशंस में। ओके, एंड वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसलिए हमारे ह्यूमंस के यूज़ के लायक नहीं है। और वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, मतलब कि बहुत ही कम परसेंटेज में हमारे ह्यूमंस के यूज़ के लिए बहुत ही कम वाटर है। और जो भी वाटर है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? मतलब 1% जो है हमारे यूज़ के लिए है, और उसमें 0.7% जो है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है? वो ग्लेशियर्स में आइस शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए एज अ रिजर्वर की तरह हम यूज़ करते हैं कि आगे के लिए। ओके, फिर हमारा टॉपिक आता है ओशियंस। ओशियंस हमें पता है ओशियंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। क्यों है ये हाइड्रोस्फेयर का पार्ट? क्योंकि इसमें वाटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर्स में, और अंडरग्राउंड वाटर में, और एटमॉस्फेयर में भी जो वेपर्स होते हैं उसमें भी वाटर होते हैं। तो ये सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं, तो ओशियंस भी हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन कहाँ है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, राइट। ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये साउथ पैसिफिक, ये तो हम मतलब अगर हम 5 मेजर कहें तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, 5 मेजर ओशंस हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट ओशंस। इन ओशंस के बारे में तो हमारा फर्स्ट ओशन है जैसे पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन के बारे में इट हैज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो पैसिफिक ओशन को अगर हम देखेंगे तो सर्कुलर इन शेप है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे
ये भी हमारा पैसिफिक ओशन है। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे है कुछ, ये सर्कुलर इन शेप है, राइट। देन द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। तो हम जान सकते हैं कि लार्जेस्ट ओशन है क्योंकि 1/3 ऑफ द अर्थ पे पूरा कवर्ड है। और मैरियाना ट्रेंच तो इसका डीपेस्ट पास्ट है जो पैसिफिक ओशन में लाइज करता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एटलांटिक ओशन है, मतलब हमारा सेकंड ओशन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ शेप्ड एस शेप्ड। तो हम कह सकते हैं एटलांटिक ओशन का जो शेप है वो एस है, ठीक है। और जो पैसिफिक ओशन है उसका क्या है, उसका जो शेप है वो सर्कुलर शेप है। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब जिगजैग टाइप है, ठीक है। जो एटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी जिगजैग टाइप है, जिसकी वजह से दिस इरेगुलर और इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। इनको एक आइडियल लोकेशन देती है, ठीक है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, ओके। देन हमारा टॉपिक आता है इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन मतलब कि इंडियन ओशन की एक खासियत है, इंडियन ओशन इज़ द ओनली वन ओशियन, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इट इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। मतलब कोई भी ऐसा ओशियन नहीं है जो किसी भी कंट्री के नाम पे हो, सिर्फ इंडिया का एक ओशियन है इंडियन ओशन जो कि किसी कंट्री के नेम पे बेस्ड है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया इंडिया से इंडियन ओशन, ठीक है। द शेप ऑफ द ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है उसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। In the north it is bounded by Asia, in the west by Africa and in the east it is Australia, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में क्या है, आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडिंग एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ओके। एंड इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज अ बेरिंग स्ट्रेट। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जो आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से कौन से नैरो स्ट्रेच से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ओके। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट एंड it is bound by northern coast of North America and Eurasia, ओके। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। हमारा लिथोस्फेयर कवर्ड हो गया एंड हमारा हाइड्रोस्फेयर भी कवर्ड हो गया। तो हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ पे जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती है 78% उसमें नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% अदर गैसेस होती है। अदर गैसेस होती है आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो और भी गैसेस होती है उनको मिला के, ठीक है, मीथेन वगैरह। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, ठीक है। हमें ये तो सिंपल सी बात है कि हाँ, हमें जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है वो हमें मतलब हम कहते हैं ना हवा देती है, मतलब ऑक्सीजन देती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, और जो ओजोन लेयर होती है वो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो जैसे जैसे हम अपनी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है उससे ऊपर की ओर मूव करते हैं तो जो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है वो आपस में डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। तो जो डिफ्रेंशिएट होती है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होती है, किस किस बेस पे होती है, कंपोजिशन के, टेम्परेचर के और उसकी अदर अदर प्रॉपर्टीज़ होती है, ओके। वो कौन कौन सी लेयर होती है अब पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट में। दीज लेयर्स दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे वाली जो लेयर्स होती है, मान लो ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे हम रहते हैं, तो जो लास्ट जो एटमॉस्फेयर जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, टी ट्रोपोस्फियर। देन होती है स्ट्रेटोस्फियर, ओके। देन होती है मिजोस्फियर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो 5 मेन एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, राइट। दिस इज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर।
लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हम अर्थ के क्रस्ट पे हम रहते हैं, देन उसके बाद क्या, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मिजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्सोस्फेयर में सबसे हल्की गैसेज होती है, ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, ये सारी गैसेज जो होती है एक्सोस्फेयर में होती है। और जो थर्मोस्फेयर में होती है उसमें क्या होती है, उसमें रॉकेट वगैरह तो ऊपर ही उड़ते हैं वैसे तो, ठीक है। ओके, तो 5 तरह की लेयर्स होती हैं। जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ओजोन लेयर जो हमें, जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, सन की जो भी रेज होती है वो हमें, उससे हमें बचाती है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम एटमॉस्फेयर के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो हाइट के साथ वेरी करती है, चेंज होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होती है, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद रैपिडली एज वी गो अप। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है, और जैसी जैसी हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मान लो पहाड़ों पे जाते हैं, हिली रीजन्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे ये डिक्रीज होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, हम इस पे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होएगा, और जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है। जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, जब भी कोई इंसान ऊपर जाता है, मान लो हिमालय में कोई जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ जो ऑक्सीजन का वो बैग होता है वो कैरी करके जाते हैं साथ में। क्यों जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो एयर होती है वो हमेशा हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है, और जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एयर होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर कैसे मूव करती है, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, राइट। हम इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रीजन है, ठीक है, यहाँ पे एक रीजन है और यहाँ पे दूसरा एरिया है। यहाँ पे बहुत ही ठंडा इलाका है, राइट, यहाँ पे कोल्ड है, और यहाँ पे हॉट रीजन है, राइट। बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब यहाँ की जो एयर होएगी, ठीक है, वो कोल्ड के कारण, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है तो वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होएगी वहाँ पे एयर, और वो नीचे बैठ जाएगी। जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट होगा, वहाँ की जो एयर है वो राइज़ कर जाएगी, और वो राइज़ कर जाएगी तो यहाँ पे लो टेम्परेचर बन जाता है, यहाँ पे हवाएं नहीं होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एरिया, ठीक है। अब ये हवा क्या करेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर आती है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, और यहाँ पे तो सारी जो जो भी हवा है वो राइज करके चली गई है ना, ऊपर ऊपर की लेयर में चली गई है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम ब्लैंक बन गया ना। अब यहाँ से हाई प्रेशर बन गया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ वो मूव करेगी, और जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, राइट। तो जो हमारी हवा होती है वो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है, कोल्ड टू हॉट, मतलब ठंडे इलाके से हमेशा गर्म इलाके की ओर मूव करती है, क्योंकि जो गर्म इलाका होता है उसमें जो हवा होती है वो ऊपर राइज कर जाती है, तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, यहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाएगा, तो उससे जो कोल्ड एरिया की हवा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है, ठीक है, यहाँ पे हायर प्रेशर बना रहता है, तो वहाँ से हवा हमेशा हॉट टेम्परेचर, मतलब कि हॉट क्लाइमेट की ओर मूव करती है, जिस रीजन में हवा नहीं होती है, राइट। उसी को हम विंड भी कहते हैं, मूविंग जो हमारी एयर होती है उसी को हम विंड कहते हैं। और बायोस्फेयर को हम इस तरह समझ सकते हैं पिक्चर के थ्रू, ठीक है, द डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे घर हैं, स्कूल है वगैरह, मतलब ह्यूमन लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे पार्क वगैरह, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट करते हैं। अब फ्लोरा एंड फोना और ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो लैंड को क्या हम कहते हैं, वहाँ को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अब यहाँ पे तो हम रहते हैं, तो उसके लिए हमें लिथोस्फेयर चाहिए, घर बनाने के लिए, पार्क के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे वाटर, तो वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट हो गया। और ये रहा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है वो भी हमें चाहिए, तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये भी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फेयर मतलब वेयर लाइफ एग्जिस्टेड, ओके। देन बायोस्फेयर के बारे में कुछ डिटेल में है कि बायोस्फेयर क्या है। बायोस्फेयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, मतलब तीनों के बीच का कॉन्टैक्ट जहाँ पे म्यूचुअल है, ठीक है। अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे हमारी एयर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लैंड है, और यहाँ पे हमारी क्या है, एयर, लैंड एंड वाटर, ठीक है, दिस इज़ अवर वाटर। इनके बीच का जो म्यूचुअल पॉइंट है, ठीक है, नैरो जोन, मतलब कि जहाँ पे एयर भी, लैंड भी और वाटर भी तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, all the living organisms include humans are linked to each other to the biosphere for survival। हम जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, वो बायोस्फेयर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, हम उस पर डिपेंडेंट है, बिना उसके तो हम नहीं है, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, एक फ्लोरा, एक फोना, ओके। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, अफेक्ट ईच अदर इन अ सम वे। मतलब कि जो भी तीन डोमेन्स, मतलब जितनी भी तरह के प्रजातियां इस अर्थ पे रहती हैं, ठीक है, बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पे अफेक्ट करती है। कैसे करती है, इसके थ्रू समझते हैं। मान लो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड, मतलब हम क्या करते हैं, हम अगर फॉरेस्ट को कट आउट करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, ठीक है, हमें उनको कट आउट कर दिया, काट दिया, वहाँ पे हमने क्या किया, हम वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, राइट। अब हमने यहाँ से जो हमारे ट्रीज़ थे वो कट आउट कर दिए, जब हमने ट्रीज़ कट आउट कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से इरोजन होएगा, इरोजन होगा तो क्या होगा, यहाँ की ज़मीन जो जाएगी वो हम कह सकते हैं वहाँ से कम हो रही है। इरोजन से तो यही होता है ना, तो किसी ना किसी तरह से वो हमारे नेचर को भी अफेक्ट करता है, राइट। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती है और हमें अपने नेचर की केयर करनी चाहिए, राइट। ये इसी चैप्टर में था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।